ई कंटेंट योजनांतर्गत आज हम बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र, आज का हमारा जो बिंदु है वो गोविंद बल्लभ पंत द्वारा विरचित एकांकी विष कन्या पर हम आज चर्चा करेंगे। और बीए पार्ट सेकंड ईयर हिंदी लिटरेचर सेकंड पेपर क्वेश्चन पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, और जिस कंटेंट की हम बात कर रहे हैं ये 7 एकांकी नामक जो पाठ्य पुस्तक है वो महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए पार्ट सेकंड ईयर के हिंदी लिटरेचर के सेकंड क्वेश्चन पेपर में या द्वितीय प्रश्न पत्र में ये सम्मिलित है। 7 एकांकी नामक जो पाठ्य पुस्तक है जिसमें आज हम चौथी एकांकी है विष कन्या, जिसके एकांकीकार या लेखक है गोविंद बल्लभ पंत। तो बीए द्वितीय वर्ष की छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें, इसकी अच्छी तरह से समीक्षा करें। तदुपरांत या तत्पश्चात प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसको सब्सक्राइब करने में लापरवाही ना करें। देखिए, इसका कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करने में ना तो मेरा कुछ लगता है ना आपका कुछ लगता है, केवल इससे वीडियो प्रस्तुत करने वाले का मनोबल है वो बढ़ जाता है, इजाफा हो जाता है उसमें, और बाकी कुछ नहीं है। तो आज हमारा जो चर्चा का विषय है या बिंदु है वो विशेषकर जो एकांकीकार है या लेखक है गोविंद बल्लभ पंत का जीवन परिचय, और उसके बाद में प्रस्तुत एकांकी का हम सारांश या इसकी जो कथा वस्तु है उसका सार प्रस्तुत करेंगे। तदोपरांत यदि समय रहेगा तो हम इस एकांकी के जो प्रमुख गद्यांश है जो व्याख्या की दृष्टि से या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन पर हम फोकस करेंगे। तो पहले हमारा जो चर्चा का बिंदु है गोविंद बल्लभ पंत, तो इनका जो जीवन परिचय है उस पर हम दृष्टिपात करते हैं। हिंदी के पुरानी पीढ़ी के नाटककार गोविंद बल्लभ पंत का जन्म सन 1898 ईस्वी में रानी खेत में हुआ था। इनके अग्रज यानी बड़े भाई अंबिका दत्त पंत की प्रेरणा से गोविंद बल्लभ पंत की रुचि साहित्य में विकसित हुई। साहित्य की ओर इनकी ये जो रुचि है वो जागृत हो गई। 1913 में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे काशी आ गए, बनारस आ गए और काशी के हिंदू कॉलेज में प्रवेश ले लिया। किंतु असहयोग आंदोलन के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, बीच में पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने ज्ञान मंडल में भी कार्य किया। इसके बाद वे व्याकुल भारत नामक नाटक कंपनी में सम्मिलित हो गए। व्याकुल भारत, इस संस्था के लिए उन्होंने अनेक नाटक लिखे तथा दूसरों के नाटकों में संशोधन किया। इस दौरान उन्होंने मातृभक्ति नामक नाटक लिखा। एक नाटक लिखा था मातृभक्ति। वर्ष भर वहाँ
वर्ष भर तक वहाँ काम करने के बाद वे रानीखेत आ गए पुनः और अध्यापन कार्य करने लगे। वे राधेश्याम कथावाचक के संपर्क में भी आए और उन्होंने रंगमंच का व्यावहारिक अनुभव बढ़ाया। उनके साथ वे बम्बई भी चले गए और पृथ्वी थिएटर्स के लिए उन्होंने अहंकार नामक नाटक लिखा था अहंकार। कौन सा? पृथ्वी थिएटर्स के लिए। उन्होंने दिल्ली आकाशवाणी के संगीत नाटक विभाग में भी काम किया। काशी में प्रसाद जी के संपर्क में भी आए और 1919 में प्रसाद जी की प्रेरणा से आरती नामक काव्य संग्रह प्रकाशित किया। आरती नामक काव्य संग्रह को इन्होंने प्रकाशित किया। उन्होंने कहानियाँ भी लिखी। गोविंद बल्लभ पंत ने कहानियाँ भी लिखी है तथा एकादशी 1924 तथा संध्या प्रदीप 1931 नामक एकांकी संग्रह प्रकाशित हुए। उन्होंने प्रतिभा मदारी 1933, तारका 1934, अनुरागनी 1942, एक सूत्र 1944, अमिताभ 1950, नूरे जहाँ 1945, चंद्रकांत 1948, नौजवान 1953 आदि उपन्यासों की रचना भी की। किंतु गोविंद बल्लभ पंत को नाटककार के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त हुई। इनके जो नाटक है वो बहुत अच्छे हैं। उनके नाटकों का मूल तत्व संघर्ष है और वे मानवीय मनोभावों का बड़ा सूक्ष्म चित्रण अपने नाटकों में करते हैं। मानवीय जो भाव होते हैं उनका अच्छी तरह से वो विवेचन विश्लेषण अपने नाटकों में करते हैं। उनके नाटकों में घटनाक्रम बहुत सहजता से धीरे धीरे खुलता है। उनके नाटक कभी जीवन के व्यापक स्वरूप को अभिव्यक्त करते हैं तो कभी समाज परिष्कार, समाज सुधार और कभी मनोरंजन के लिए संबोधित होते हैं। उनके नाटकों में कंजूस की खोपड़ी, गोविंद बल्लभ पंत के जो नाटक है प्रमुख, उनमें कंजूस की खोपड़ी, बरमाला, अंतःपुर का छिद्र, राजमुकुट, अंगूर की बेटी, सुहागबिंदी, ययाति आदि प्रसिद्ध नाटक हैं इनके। उन्होंने ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक तथा हास्य प्रधान नाटक लिखे हैं। तो ये संक्षिप्त में इनका जीवन परिचय है। अब हम जो विषकन्या एकांकी है उसका थोड़ा सा जो कथानक है या इस एकांकी का जो सार है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसका एकांकी का सार अथवा इसका कथानक है, उसको हम देखते हैं। महाराज चंद्र विजय शत्रु पक्ष के दुर्ग को विजित कर लेते हैं। शत्रु पक्ष है उसका जो दुर्ग है, किला है, उसको फतेह कर लेते हैं। उनके सेनापति सुरक्षा के उद्देश्य से दुर्ग के चप्पे चप्पे को छानते हैं। तब वे दुर्ग के स्थापत्य को देखकर दंग रह जाते हैं कि कितना अच्छा, मतलब ये किला है, दुर्ग है, इसमें बहुत ही कलाकारी की गई है। मानो दुर्ग को स्वयं विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया हो। दुर्ग में अनेक सुरंगें तथा अनेक गुप्त रास्ते हैं। कहीं कोई शत्रु छुपकर न बैठा हो, इस उद्देश्य से दुर्ग की भली प्रकार से तलाशी ली जाती है, उसकी गहन तलाशी ली जाती है। तभी एक सेनापति को कहीं से किसी की सांस चलने का आभास होता है। वह उसे सुनने का प्रयास करता है परंतु ज्ञात नहीं हो पाता है।
इतना निश्चित अवश्य हो जाता है कि कोई न कोई है अवश्य इस दुर्ग के अंदर, किले के अंदर। तभी वहाँ महाराज चंद्रविजय आ जाते हैं। सेनापतियों को अंतःपुर में एक कक्ष मिलता है। अंतःपुर होता है रंग महल, जहाँ रानियों का निवास होता है, जिसको रनिवास भी कहते हैं। तो सेनापतियों को अंतःपुर में एक कक्ष मिलता है जो सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से सुसज्जित है। सेनापति इस कक्ष को महाराज चंद्रविजय के विश्राम के लिए उपयुक्त मानते हैं। महाराज चंद्रविजय उस कक्ष में विश्राम करने चले जाते हैं और सेनापति वहाँ से लौट जाते हैं। महाराज चंद्रविजय सैया पर लेटे ही थे कि विश्राम करने के लिए महाराज उस शयन कक्ष में या सैया पर, पलंग पर वो लेटे ही थे कि उन्हें भी किसी के सांस लेने का आभास होता है, आवाज़ आती है। तब वे उठकर कहते हैं कि यहाँ जो भी हो अति शीघ्र उनके सामने प्रस्तुत हो जाए। आखिर एक रमणी उनके समक्ष उपस्थित होती है। एक स्त्री, एक सुंदरी उनके सामने प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है, जिसे देखकर महाराज चंद्रविजय ठगे से रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं देख करके। वे महाराज चंद्रविजय से कहती है कि वह उनका परिचय पा चुकी है। चंद्रविजय का परिचय उस सुंदरी को, उस अपराजिता नाम की जो सुंदरी है उसको हो जाता है। महाराज चंद्रविजय कहते हैं कि उसके माता पिता अर्थात पराजित महाराज अपने परिवार के साथ कहाँ हैं, वो किधर चले गए इसमें, क्योंकि किला तो मैंने फतेह कर लिया है, जीत लिया है। तब अपराजिता कहती है कि जब पिताजी को यह विश्वास हो गया कि अब इस दुर्ग को बचाए रख पाना संभव नहीं है, ये दुर्ग हमारे हाथ से निकल चुका है, तब उन्होंने सपरिवार दुर्ग से निकल जाने की योजना बनाई। अंत में वे प्राचीर के सहारे, दीवार के सहारे रस्सी से एक एक करके नीचे उतर गए, परंतु प्राणों के मोहवश वह नीचे उतरने का साहस नहीं कर सकी। कौन? अपराजिता। अंत में जब उसने नीचे उतरने का साहस जुटाया, तभी अचानक दास दासियों के बोझ के कारण वह रस्सी भी टूट गई और वह यहीं दुर्ग में अकेली रह गई। ये दास्तान चंद्रविजय को अपराजिता ने बता दी थी। तब महाराज चंद्रविजय कहते हैं कि अपराजिता, तुमने ठीक ही किया। यदि तुम रस्सी से उतरते समय गिर जाती और अपंग हो जाती तो अपंगता के भार को लेकर जीवन भर स्वयं को कोसती रहती। इसलिए तुमने न उतरकर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। वैसे भी मृत्यु हमेशा मांगने से प्राप्त नहीं होती है। जब अपराजिता अपने परिजनों को याद करके रोने लगती है, तब महाराज चंद्रविजय उसे समझाते हुए कहते हैं कि एक दिन तुम्हारा विवाह हो जाता, तब भी तो तुम्हें माता पिता को छोड़कर जाना ही पड़ता। खैर कोई बात नहीं। तब महाराज अपराजिता के रूप लावण्य की अति प्रशंसा करते हैं और उसे अपनी अर्धांगिनी बनाने की बात कहते हैं। तभी एक सैनिक दीपक लेकर आता है और महाराज उसे लेकर उसके प्रकाश में अपराजिता के रूप सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो जाते हैं, उसके प्रति आकर्षित या अट्रैक्टिव हो जाते हैं। अपराजिता महाराज चंद्रविजय को ये भी बताती है कि वह अपने पिता की एकमात्र कन्या, वह उनके राज्य की एकमात्र अधिकारिणी है, अकेली संतान है। तब महाराज चंद्रविजय कहते हैं कि चलो अच्छा ही रहा, इससे तुम्हारे पिता का राज तुम्हारे ही अधिकार में रह गया और मेरा लक्ष्य भी पूरा हो गया। वे यह भी कहते हैं कि मुझे ज्ञात न था कि मुझे इन वज्रकूटों में तुम्हारे रूप में इतना कोमल पुष्प प्राप्त हो जाएगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। तब महाराज चंद्रविजय अपनी खंग से
अपने अंगूठे को चीरकर अपराजिता की मांग भरने की बात कहते हैं। तब यह सुनकर अपराजिता चिंतित होने लगती है या होने लग जाती है। आखिर में अपराजिता एक सिंदूर की डिबिया लेकर आती है। तभी सेनापति का आगमन होता है। उसी समय तत्काल तथा महाराज चंद्रविजय और अपराजिता का मधुर मिलन रुक जाता है। उनका जो संगम है वो रुक जाता है। सेनापति महाराज चंद्रविजय को बाहर से ही बताता है कि एक सैनिक ने उसे चौकन्ना कर दिया, सतर्क कर दिया। बड़ी विचित्र घटना घटी है। दूर जंगल में थोड़ा सा प्रकाश हुआ और वह बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ता गया। यही नहीं, वह प्रकाश निरंतर हमारे दुर्ग की ओर आ ही रहा है। तब महाराज चंद्रविजय सेनापति की बुद्धि पर तरस खाकर उसे जाने को कहते हैं। तब सेनापति महाराज को निश्चित विश्राम करने की बात कहकर चला जाता है। फिर से महाराज अपराजिता के साथ मधुर मिलन करने ही वाले थे कि अचानक वहाँ प्रहरी भोजन तैयार हो जाने का समाचार लेकर आता है। महाराज वहाँ से अपराजिता के साथ अन्यत्र गुप्त कक्ष में चले जाते हैं। सेनापति जब महाराज को कोई सूचना देने के उद्देश्य से आता है तो मणि मुकुट देखकर दंग रह जाता है और उसे विश्वास हो जाता है कि महाराज के साथ कोई रमणी अवश्य है, कोई सुंदरी अवश्य है। उधर महाराज चंद्रविजय प्रहरी को सावधान कर देते हैं कि वह किसी को कक्ष की ओर न आने दे, वहीं रास्ते में रोक दे। सेनापति महाराज को आकर बताता है कि जिस ओर से प्रकाश आ रहा है उन्होंने उस ओर अनेक संकेत किए, परंतु उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। महाराज कहते हैं कि हो सकता है कि नदी के पास हमारी जो सेना रह गई है वही आ रही हो, परंतु सेनापति उनसे सहमत नहीं होते हैं। महाराज सेनापति को प्रताड़ित करके लौटा देते हैं, डरा धमका करके वहाँ से लौटा देते हैं। तभी अचानक दुर्ग में सन्नीपात भेरी बजने लग जाती है। यह वह आवाज़ थी जो किसी विपदा की सूचक थी, आपत्ति की सूचक थी। अतः दुर्ग में विजित पक्ष के सभी सैनिक, सेनापति, नौकर चाकर व अन्य सभी लोग वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उस समय शत्रु का आक्रमण उस दुर्ग पर हो गया था, लेकिन सन्नीपात भेरी को सुनकर भी महाराज चंद्रविजय वहाँ पर नहीं आते हैं। तब सेनापति स्वयं महाराज चंद्रविजय के कक्ष में बिना उनकी अनुमति के प्रवेश कर जाता है, घुस जाता है अंदर और बताता है कि शत्रु ने दुर्ग पर आक्रमण कर दिया है। सैया पर लेटी तरुणी को देखकर भावातिरेक के कारण सेनापति महाराज चंद्रविजय से कहता है कि जिस समय देश संकट में हो, चारों ओर देश संकट से घिर गया हो, उस समय आपकी यह काम क्रीड़ा बड़ी विचित्र लगती है। सेनापति यह जानना चाहता है कि सन्नीपात भेरी यानी रणभेरी, युद्ध का नगाड़ा बज गया है, बज जाने पर भी वहाँ महाराज स्वयं को क्यों उपस्थित नहीं हुए। तब महाराज चंद्रविजय कहते हैं कि यह नियम उन्होंने बनाया है और वह उसके पालन से स्वतंत्र है। तब सेनापति कहता है कि हम सब मनुष्यता के नौकर हैं और ऐसे समय में आप इंद्रिय सुख के दास बनकर अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हो और सेवकों के नरमुंडों पर अपनी पशु कामना का खेल खेल रहे हैं। ये गलत बात है, धिक्कार है उनके इस कुकृत्य पर। सेनापति वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। महाराज चंद्रविजय अपराजिता से कहते हैं कि ये लोग हमारे मधुर मिलन के शत्रु हो गए हैं, ये हमारे जानी दुश्मन हो गए हैं। कितनी घृणा से ये लोग उसके मुख पर थूक कर चले गए हैं, वह इस अपमान को कैसे भुला पाएंगे। तभी उनके मन से आवाज़ आती है कि
न तो वह कामी है और न ही कापुरुष है, कायर पुरुष है। वह समय आने पर अपनी प्रिय वस्तु का त्याग भी कर सकता है। जो उसको अच्छी वस्तु लगती है उसको भी वो त्याग सकता है। महाराज चंद्रविजय अपराजिता से कहते हैं कि तुम वीरांगना हो और तुम्हें इस प्रकार से मेरे मार्ग में बाधक नहीं बनना चाहिए, अपितु मेरे उत्साह को बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देना चाहिए। महाराज एक बार फिर से अपराजिता के रूप सौंदर्य को निहारते हैं, देखते हैं और उसके पेट में छुरा भोंक देते हैं। वे कहते हैं कि अपराजिता, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, तुम चाहो तो मेरा मस्तक अपनी छुरी से उड़ा दो, काट दो। तभी अपराजिता की कंचुकी से एक ताड़पत्र भूमि पर गिरता है जिस पर लिखा है, योजना सफल हो गई, मैंने चंद्रविजय को अपने जाल में फंसा लिया। 1-2 घंटे में मैं उसे समाप्त कर ही डालूंगी। दुर्ग के गुप्त द्वार पर 3 बार बिसाण बजाना, मैं उसे खोल दूंगी। तुम्हारी विषकन्या। उसे पढ़कर महाराज चंद्रविजय सोचते हैं कि इतनी सुंदर, इतनी मोहमयी, अब भी इसके विष भरे अधर उसे अपनी ओर खींच रहे हैं। यहीं आकर प्रस्तुत एकांकी समाप्त हो जाती है। तो ये इस एकांकी का थोड़ा सा मैंने कथा सारांश आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब हम प्रस्तुत एकांकी के जो मार्मिक अंश है, प्रमुख गद्यांश है, उनकी हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो पहला जो इसका एकांकी का गद्यांश है उसको पहले हम पढ़ते हैं, फिर तत्पश्चात व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर उसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। नंबर 1, क्या यह ध्वनि मेरे भीतर का ही जागरण है? अत्यधिक श्रांति इसका एक कारण हो सकती है, और कभी कभी मनुष्य की कामनाएं अपने आप बोल उठती है एकाएक, फिर कुछ सुनकर नहीं बड़े निश्चय के साथ सैया की चादर उठाकर उनके नीचे देखता है और चकरा कर पूछता है, नहीं हैं? कौन हो तुम? यहाँ पर छिपी और सिमटी हुई इतनी देर से मैं बड़बड़ा रहा हूँ और प्रतिमा के कानों में से सुन रही हो। तुम्हें तुरंत ही मेरा भ्रम मिटा देना था। कौन हो? अब तो उत्तर दो। अब हम इस गद्यांश की इस प्रमुख मार्मिक अंश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। और व्याख्या के 4 सोपान होते हैं संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और इसका कलात्मक सौंदर्य गद्यांश का या पद्यांश का या गद्यावतरण का या पद्यावतरण का। उसके आधार पर इसका हम विवेचन विश्लेषण अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो पहला जो इसका सोपान होता है संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश का हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक 7 एकांकी संग्रह में संकलित गोविंद बल्लभ पंत द्वारा रचित लिखित एकांकी विषकन्या से अवतरित है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में चंद्रविजय विजित दुर्ग के कक्ष में ज्यों ही
सोने के लिए सैया पर जाता है और सोने का उपक्रम करने लगता है, त्यों ही उसे आभास होता है कि इस प्रकोष्ठ में कोई अपनी श्वासों के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। इसी संशय की स्थिति में यह उनका कथन है, उनका सौम्य का, चंद्र विजय का। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं, क्योंकि गद्यांश तो हमने पढ़ लिया है, तो इसका भावार्थ या सरल अर्थ क्या है। प्रस्तुत गद्यावतरण में या गद्यांश में चंद्र विजय प्रकोष्ठ में आने वाली श्वासों की ध्वनि को सुनकर वह संशयग्रस्त होकर अनुभव करने लगता है। उसे अनुभव होता है, आभास होता है कि क्या इस ध्वनि का जागरण मेरे भीतर से ही हो रहा है, क्योंकि यह प्रकोष्ठ तो मेरी दृष्टि से पूरी तरह से सूना है, अकेला है। मेरे अलावा इस प्रकोष्ठ में, इस कक्ष में, इस अंतःपुर में और इस समय अन्य कोई नहीं दिखाई दे रहा है। चंद्र विजय उसी स्थिति की भावधारा में डूबकर सोचने लगता है कि अत्यधिक थकान के कारण मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। कभी कभी मनुष्य की अतृप्त आकांक्षाएं, इच्छाएं, वासनाएं भी इसी तरह से अंदर ही अंदर बोल उठती है। हो सकता है एकाएक वह फिर श्वासों की ध्वनि सुनकर ही ध्वनि सुनकर कि ऐसा नहीं है, ये तो कोई और माजरा है। वह निश्चय के साथ अपनी सैया की चादर उठाकर उसके नीचे झांकता है और सैया के नीचे एक आभा को देखकर आश्चर्य भाव से पूरित होकर पूछता है कि यहाँ छिपी हुई तुम कौन हो? इतनी देर से मैं बड़बड़ा रहा हूँ और तुम चेतना शून्य प्रतिमा के समान चुप हो, लेकिन मेरी बड़बड़ाहट को तो तुम अपने कानों से सुन रही हो। तुम्हें तुरंत ही, शीघ्र ही अपनी आवाज़ के माध्यम से मेरे भ्रम को समाप्त कर देना चाहिए। कौन हो तुम? अब तो कुछ उत्तर दो। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है या सरल अर्थ है। अब हम इसका साहित्यिक या सामाजिक विश्लेषण या इसका कलात्मक सौंदर्य को देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में संशय की स्थिति में आकुलता का बढ़ जाना स्वाभाविक होता है। चंद्र विजय की जुड़ी इसी मनोस्थिति का स्वाभाविक चित्रण यहाँ किया गया है। भाषा शैली मनोस्थिति के अनुरूप प्रभावपूर्ण है और इसकी जो भाषा शैली है वो सहज, सरल, सुबोध और लेखक या एकांकीकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अगला दूसरा जो गद्यांश है उसको हम पढ़ते हैं। यह अप्रतम रूप ज्योति लेकर बिना संसार का अनुभव किए आत्मघात कोई अर्थ नहीं रखता। तुम घोर पातक से बच गई। तुमने ठीक ही किया जो दुर्ग की दीवार को मृत्यु की फांद नहीं बनाया। फिर मरण क्या सदैवी मांगने से मिल जाता है। अगर किसी हाथ पैर की विच्युति हो जाती तो कैसे तुम्हारी सुकुमारता उस अंगहीनता के भार को जीवन भर ठेलती रहती। पिता के निर्णय में मोह था और तुम्हारे निश्चय में मुझे बुद्धि बाध्यता दिखाई देती है। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। नंबर 1, इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक 7 एकांकी में संकलित 7 एकांकी संग्रह में संकलित गोविंद बल्लभ पंत द्वारा रचित या लिखित एकांकी विष कन्या से उद्धृत है, अवतरित है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं।
प्रस्तुत गद्यांश में विजित दुर्ग के शयन कक्ष में चंद्र विजय की मुलाकात अपराजिता से होती है। अपराजिता उसे बतलाती है कि माता पिता के कहने पर भी वह रस्सी के सहारे दुर्ग से नीचे नहीं उतर पाई। यह अवतरण उसके अपूर्व सौंदर्य पर मुग्ध चंद्र विजय का कथन है। चंद्र विजय प्रस्तुत गद्यांश में क्या कहते हैं, अब हम इसका जो भावार्थ है, जो वाक्य का तीसरा सोपान है, उसके दरमियान इसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में चंद्र विजय कहने लगा कि अपराजिते, तुम ऐसा न कहो कि पापी प्राण प्रिय होने के कारण मैं कूद जाने की शक्ति नहीं जुटा पाई, क्योंकि मुझे प्राण प्रिय थे इसलिए मैं कूद नहीं पाई। तुमने नीचे कूदने का भाव त्याग कर अच्छा ही किया। यदि तुम नीचे कूद जाती तो निश्चित ही तुम्हारे शरीर अंगों को क्षति पहुंचती, तुम विकलांगी हो जाती, जो कि तुम्हारे सौंदर्य की दृष्टि से ठीक नहीं रहता। बहुत अच्छा किया। तुम जैसी रूपवती कन्या इस संसार के आनंद का अनुभव किए बिना इस तरह आत्मघात करके इस संसार से विदा हो जाती तो इस संसार में आने का कोई अर्थ नहीं होता। तुमने मेरी दृष्टि में ही नहीं, संसार की दृष्टि में ये अच्छा ही किया जो तुमने दुर्ग की दीवार को अपनी मृत्यु का फंदा नहीं बनाया और इसमें तुम सफल हो गई। अर्थात दुर्ग की ऊंची दीवार से कूदकर मौत का ग्रास नहीं बनी। फिर मृत्यु क्या हमेशा मांगने से ही मिल जाती है? मृत्यु तो ईश्वर अधीन होती है। श्वासों पर व्यक्ति का नहीं, ईश्वर का अधिकार होता है, मनुष्य का नहीं होता है। तुम्हारे पिताजी तुम्हें रस्सी के सहारे दुर्ग से कूदने का आदेश दे रहे थे। उनके इस आदेश में निश्चित ही पुत्री की रक्षा और बचाव का भाव स्थिति के आधार पर जुड़ा हुआ था। इसलिए उनके निर्णय में पुत्री के प्रति मोह था, लेकिन पिता के निर्णय के संबंध में तुम्हारे द्वारा हुई अवमानना निश्चित ही तुम्हारी बुद्धिमत्ता की ही द्योतक है। अर्थात तुमने पिता की आज्ञा न मानकर अच्छा ही किया। तो ये इसका भावार्थ है। अब हम इस गद्यांश का सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण या कलात्मक सौंदर्य को देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में चंद्र विजय के कथन में उसकी दार्शनिकता के साथ साथ अपराजिता के प्रति उसकी मोह की भावना भी परिलक्षित होती है। वह उसके अपूर्व सौंदर्य का आस्वादन करने का आकांक्षी है, उसको प्राप्त करने का और सौंदर्य को निहारने का, आस्वादन करने का, उपयोग करने का वो आकांक्षी है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और कवि के भाव और विचारों को, लेखक के भाव या एकांकीकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। और इसकी जो भाषा है तत्सम प्रधान तथा शैली भावात्मक है। धन्यवाद। आज इतना ही, आगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार।